हेलो स्टूडेंट, अतुल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश दुबे आपकी क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास ले रहा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कर लिए थे। हम बुक से ही पढ़ाया जा रहा है। देखिए, बुक के एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो हम लोगों ने किन किन टॉपिकों को कर लिया है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया है, वैद्युत आवेश कर लिया है। वैद्युत आवेश के बारे में हम लोगों ने काफ़ी जानकारियाँ की कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे धनायन और ऋणायन दिया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके बाद की है चालक और विद्युत रोधी की बात हम लोगों ने नहीं की है। इसका बाद हम लोग करेंगे आज, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत आवेशों के मूल गुण, यानी वो जो वैद्युत आवेश है उसका प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। तो उसमें पहला था योगात्मक प्रकृति, दूसरा था आवेश संरक्षण, और तीसरा था क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण मतलब क्वांटाइजेशन, इंग्लिश में कहा जाता है क्वांटाइजेशन। तो अब हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है कूलॉम्स का नियम। कूलॉम्स का नियम, और इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जो हमारा ये है विद्युत रोधी, और ये है हमारा टॉपिक चालक और विद्युत रोधी। चालक को इंग्लिश में कहते हैं, चालक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, और विद्युत रोधी को कहते हैं इंसुलेटर। विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर। अब देखिए, जाहिर सी बात है, चालक वो होगा जिसको गाड़ी, या तो चालक का, जैसे कोई बस का ड्राइवर है तो ड्राइवर कौन होता है, जिसको ड्राइव करना आता हो। उसके अंदर एक क्वालिटी होगी जिसके अंदर क्या होगा, ड्राइव करना उसको आता हो। वो चीज़ वो पहले सीखा रहता है, फिर वो चीज़ें वो परफॉर्म करता है। वैसे ही चालक क्या होते हैं, चालक होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके आउटर, जैसे अगर हम केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो आउटर मोस्ट सेल में अगर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपके मुक्त आवेश हैं, मुक्त आवेश जो खाली रहेगा वही काम करेगा, जो ऑलरेडी बंधा हुआ है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी काम में बंधा हुआ है। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे जो है चालक की तरह व्यवहार करते हैं। चालक वे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गई केमिस्ट्री की बात। फिजिक्स में क्या करते हैं, फिजिक्स में क्या होते हैं, चालक वे होते हैं जो करंट को फ्लो करा दें अपने थ्रू, जिसको क्या कर दें, करंट को फ्लो करा दें। जैसे कॉपर वायर है, कॉपर वायर क्या करता है, कॉपर वायर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, करंट एक एंड से दूसरे एंड तक भेजते हैं। ठीक है, सॉकेट, जो आपके यहाँ सॉकेट बना होता है, सॉकेट से आपका क्या जाता है, मान लीजिए आपने एक फ़ैन लगाया हुआ है, तो फैन तक जो है करंट आई कैसे फ्लो हो रही है, सॉकेट से करंट तक किसके थ्रू हो रही है, वायर के थ्रू। वायर के थ्रू ही करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो जो भी सब्सटेंस अपने थ्रू करंट को पास करा देता है उसे आप क्या कहते हैं, चालक। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, ऐसा क्या है इसमें जो इसके कारण करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करा रहा है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि इसके में जो है, इस सब्सटेंस में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वे होते हैं जो बॉन्डिंग में, जो बॉन्ड नहीं बने होते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आबंध नहीं बनाए होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट में सेल में हैं लेकिन आबंध नहीं बनाए हुए हैं, वे जो है क्या करते हैं, वे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह भांति व्यवहार करते हैं। और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट क्या करती है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करती है, मूव करती है। तो चालक वे होते हैं, चालक कौन होते हैं, चालक वे होते हैं जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो अपने थ्रू जो है क्या करा दें, करंट को पास करा दें, जो अपने में से करंट को क्या करें, गुजरने के लिए मौका दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो आसानी से अपने आप को विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं अपने थ्रू, उन्हें क्या कहा जाता है, चालक। विद्युत रोधी क्या होते हैं, विद्युत रोधी वे होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ना कराएं। अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ना कराएं मतलब अपने थ्रू करंट को फ्लो ना करें, अपने थ्रू क्या है, करंट को ना फ्लो कराएं। यानी वे क्या हो, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जिनमें कम होती है, वे जो है क्या करते हैं, अपने थ्रू करंट को पास
कम कराते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है। अगर मेटल की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाता है, लेकिन अगर मेटल की बात ना की जाए तो जैसे कुछ सब्सटेंस है, जैसे प्लास्टिक हुआ, लकड़ी हुई, इन सब में क्या होता है कि करंट का फ्लो नहीं होता है, तो इन सब सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग एक और चैप्टर में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, जहाँ पे आएगा अर्धचालक। अर्धचालक में इसको एक बार और फिर से पढ़ा जाएगा। फिलहाल तो ये चालक होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे होते हैं जो अपने थ्रू करंट को पास करा दें। और विद्युत रोधी, रोधी मतलब होता है रोध करना, यानी विरोध करना, जो अपने थ्रू विद्युत का विरोध करते हो, यानी पास ना करा दें, मतलब मूवमेंट उनका करंट का उनके थ्रू ना हो, उन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी। चलिए, तो अगला हमारा जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, यहाँ से क्लास 12th की शुरुआत होती है। अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। कूलॉम्स, कूलॉम का नियम, कूलॉम नियम, कूलॉम्स के नियम को हम लोग पढ़ेंगे। कूलॉम्स का नियम जानने से पहले हम जानेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से संभव हो सकती है, कहाँ से होने की चांसेस हैं। कूलॉम्स के नियम की उत्पत्ति अगर देखी जाए तो कूलॉम्स का नियम कुछ न्यूटन के नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण या न्यूटन्स गुरुत्वाकर्षण नियम से मिलता जुलता है। ये इनके कम से कम ये इससे मिलता जुलता है। अब यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा उसके बारे में बात करें तो अगर न्यूटन की कॉपी अगर करें ये कूलॉम्स, ठीक है, तो ये होगा क्या, न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि अगर दो बॉडी हैं, अगर दो वस्तु हैं या दो, हिंदी में बोला जाता है दो पिंड हैं, अगर दो पिंड हैं या दो वस्तु हैं या फिर दो बॉडी हैं, इंग्लिश में दो बॉडी हैं, एक का मास, ध्यान रखिएगा न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन में क्या आता है, इसमें जो है मास यानी द्रव्यमान का ज़्यादा रोल है, मास या द्रव्यमान। जिसे आप कहते हैं द्रव्यमान, ये द्रव्यमान के बारे में चर्चा करता है। लेकिन कूलॉम्स का नियम किसके बारे में बात करेगा, आवेश के बारे में। कूलॉम्स का नियम किसके बारे में बात कर रहा है, आवेश के बारे में। तो जैसे न्यूटन्स लॉ में क्या कहा गया है, न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण लॉ क्या कहता है, अगर दो बॉडी हैं या दो पिंड हैं, एक का मास m1 है और एक का मास क्या है, m2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो अगर एक पिंड दूसरे पिंड पर कितना बल लगाएगा, यानी F एक साइड से, यानी m1 बल लगा रहा है किस पे, m2 पे, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी बल होगा, m2 बल लगा रहा है किस पे, m1 पे। तो अगर ये जो बल की गणना है, ध्यान रखिएगा दोनों ही नियम बल के लिए आते हैं, दोनों नियम किसके लिए आते हैं, बल की गणना के लिए आते हैं, बल की गणना, इसमें बल का मापन किया जाता है, कौन किस पे कितना बल लगा रहा है उसके मापन के लिए। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि जब आप मास को, एक m1 और m2 के दो मासेस हैं जो कितनी दूरी पे रखे गए हैं, r दूरी पे रखे गए हैं, r दूरी पे रखे गए हैं, तो जो इनका बल होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे वो फोर्स भी बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होगा इनके द्रव्यमान के गुणनफल के, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी m1 और m2 के। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, तथा F व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की जो दूरी है यानी r है इसके वर्ग के, यानी इसका स्क्वायर के।
तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करें तो न्यूटन्स का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम आता है वो F इक्वल टू आता है, F अनुक्रमानुपाती 1/m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे बनेगा आपका m1 m2 बाई r स्क्वायर, m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो अगर आप इसी चीज़ को अगर आप एक नए सिरे से लिखें तो ये हो जाएगा F इक्वल टू, अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं गुरुत्वाकर्षण में G, जिस G इक्वल टू F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इसी नियम को न्यूटन्स ने कॉपी किया है, और कॉपी किसके लिए किया है? आवेश के लिए। अगर इसी नियम को देखा जाए, सेम यही नियम कूलॉम्स के नियम में भी आता है, बस यहाँ पे जो आपने द्रव्यमान यूज़ किया है उसकी जगह आप क्या यूज़ कर लेते हैं? आवेश। तो इसलिए कूलॉम्स का नियम क्या कहता है? पहली चीज़, जो दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कूलॉम्स के नियम को लेकर के, वे पहली दो बातें ये हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि ये बिंदु आवेशों के लिए है। ये किसके लिए है? बिंदु आवेश। ये बात की जाएगी सिर्फ किसके लिए? बिंदु आवेश। ये बात आपको बताई जाएगी बिंदु आवेश क्यों कहा जा रहा है। ये किसी बड़े आवेश के लिए नहीं आएगी बात, ये सिर्फ किसके लिए बात की जाएगी? बिंदु आवेशों के लिए। तो पहला जो सेंटेंस जहाँ कूलॉम्स के नियम की शुरुआत होगा नियम का लिखना, तो उसमें ये बात जरूर लिखी जाएगी कि आवेश कैसा हो? बिंदु आवेश हो, यानी पॉइंट चार्ज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट चार्ज, बहुत छोटा चार्ज हो, उसके लिए कूलॉम्स का नियम फॉलो होगा। अब ये बात क्यों कही जा रही है इसके बारे में अभी बात चर्चा की जाएगी। सेकंड चीज क्या होती है? बाकी सारी चीजें आवेश है, तो ध्यान रखिएगा गुरुत्वाकर्षण में एक बात ये समझ में आती है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षित करता है, ये रिपल्सन नहीं देता, ये प्रतिकर्षण नहीं होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिकर्षण नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वहाँ सिर्फ क्या है? आकर्षण है। लेकिन आवेशों में क्या होता है? दोनों गुण आते हैं, इसमें दोनों गुण होंगे, दोनों गुण होंगे, इसमें आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि अभी आपने कल पढ़ा, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि आकर्षण जाहिर सी बात है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच, और प्रतिकर्षण पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच। तो यहाँ पे आपके नियम में दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो कूलॉम्स नियम किसके लिए होता है? बिंदु आवेशों के बीच। दूसरा, उसमें बल का जो टाइप होता है, मतलब जो बल का प्रकार है वो दो प्रकार का है बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण। लेकिन गुरुत्वाकर्षण में क्या है? सिर्फ आकर्षण है, प्रतिकर्षण वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी सबको अपनी तरफ खींचती है, किसी को फेंकती नहीं है अपने से दूर। तो फेंकती नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रतिकर्षण वहाँ नहीं है। अगर यहाँ पे जबकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, उन अपोजिट बल लगा करके दूर करते हैं, तो ये प्रतिकर्षण का बल यहाँ शो करता है। तो ये दो बिंदु जो है कूलॉम्स के नियम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज कि आवेश होंगे बिंदु आवेश, दूसरा है कि गुण क्या होगा? दोनों का, आकर्षण और प्रतिकर्षण। यानी जब भी फोर्स आएगा, फोर्स की वैल्यू निगेटिव में भी आ सकती है और फोर्स की वैल्यू आकर्षण में भी आ सकती, फोर्स की वैल्यू आकर्षण में भी शो कर सकती है और प्रतिकर्षण भी शो कर सकती है। तो ये दो जो बिंदु हैं ये मेन हैं। अब इसके बाद आते हैं कूलॉम्स के नियम पे। अब कूलॉम्स का नियम क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे। कूलॉम्स के नियम के अनुसार
कूलॉम्स के नियम के अनुसार हम बात करेंगे आवेशों का, तो दो आवेश हम ले लेते हैं। एक आवेश है Q1 और एक आवेश हमारा क्या हो जाता है Q2। अब वो आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे होगा उसके बारे में हम इस डेरिवेशन के बाद में भी एक बार चर्चा करेंगे। और अगर इनके बीच की दूरी r है, अगर इनके बीच की दूरी क्या है r है, या इनके बीच में जो डिस्टेंस है जिनको रखा गया है दो आवेशों को, तो पहली चीज़ हम लोगों ने बात की थी ये कैसे आवेश होंगे, ये बिंदु आवेश होंगे। तो अब लिखा जाएगा इसकी जो कूलॉम्स के नियम की शुरुआत होती है जब दो बिंदु आवेशों को बिंदु आवेश कौन कौन से हैं, दो बिंदु आवेश, इसको थोड़ा सा सही हम लोग कर लें। जब Q1, Q2 दो बिंदु आवेशों को, जब Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेशों को r दूरी पर रखा जाता है, r दूरी पर रखा जाता है, तो पहली बात तो कूलॉम्स का नियम किसके लिए आया है, बल की गणना करता है, किसके बीच में, आवेशों के। तो अगर आप दो आवेशों को r दूरी पर रखते हैं तो इनके बीच लगने वाला बल तो उनके बीच लगने वाला बल, अब जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम में किया है सेम ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। यानी फोर्स बराबर फोर्स अनुक्रमानुपाती होगा इनके आवेशों के गुणनफल, यानी Q1 गुणे Q2, इनके आवेशों के गुणनफल के तथा इनकी बीच की दूरी के, इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के, जैसे इसमें कहा गया था बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वैसे यहाँ पे कहा गया है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r के। तो ये आपका बन जाता है कूलॉम्स के नियम से बल की गणना। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें कहा गया है न्यूटन्स के लॉ में F = m1 m2/r², वैसे ही यहाँ पे Q1 Q2/r² है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g रखा गया है वैसे ही यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट k रखा जाता है। तो हम पहले इसको डिलीट करते हैं। तो अगर आप इसकी अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं, तो दो चीज़ें देखिएगा, 1/4πε0, और ये तो अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए जो कांस्टेंट यूज किया गया है, जो नियतांक यूज किया गया है उसका लिखा गया है 1/4πε0, तथा Q1 Q2/r²। ये आपका क्या है कूलॉम्स का नियम। कूलॉम्स के नियम अनुसार यदि Q1 Q2 दो बिंदु आवेशों को, ध्यान रखिएगा बिंदु आवेश बोला जा रहा है, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बिंदु आवेश, क्योंकि बिंदु आवेश का कारण है कुछ, इसके लिए बात करेंगे अभी। को r दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल F उनके बीच के, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जब आप अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, जब आप इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं
तो आप यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दो चीज़ें बात की गई है, ये एक वर्ड आता है एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट क्यों कहा गया है, ये है परावैद्युतांक, इसको कहा जाता है परावैद्युतांक। ये इस चीज़ की वैद्युतशीलता, ये जो गुण की बात की जाएगी तो ये गुण किसकी दिखाया जाएगा, इसी को कहा जाएगा परावैद्युतांक। हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, जैसे परावैद्युतांक को भी हम बात करेंगे अभी, इसको इसका नाम जो दिया जाएगा वो होगी वैद्युतशीलता, इसको बोला जाएगा वैद्युतशीलता, और इसी को बोला जाता है परमिटिविटी। परमिटिविटी अब परमिटिविटी किसकी लिखी जाएगी, इसको हम जरा समझेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो आप ये कूलॉम्स का नियम ये होता है, आपने समझ लिया। अब हम एक छोटी सी बात कर लें जो बार बार हम लोग कह रहे हैं, अभी हम इसके एप्सिलॉन नॉट के बारे में और चर्चा करने वाले हैं। एक छोटी सी बात हम करेंगे कि हम इसे बिंदु आवेश क्यों लेते हैं। बिंदु आवेश हम इसे बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपका आवेश बहुत बड़ा होगा, अगर आपका आवेश बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो ये जो है आर को इफेक्ट डालेगा, आर को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ये आर को क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। इसीलिए हम हमेशा आवेश को क्या करते हैं, आवेश को हमें क्या करना होता है, हमेशा बिंदु आवेश लेंगे। जब बिंदु आवेश लेंगे तो इनके बीच की दूरी को ये क्या करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, ये प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप बहुत बड़ा आर लेते हैं, आवेशों का बहुत बड़ा ले लेते हैं, तो वो आर को क्या करने लगता है, इफेक्ट करने लगता है। तो ये था आपका कूलॉम्स का नियम, और कूलॉम्स के नियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी बातें की गई। अगले नियम में हम इसकी बात करेंगे, वैद्युतशीलता के बारे में बात करेंगे। तब